सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू के पेपर में कहने को कुछ नहीं है बट बहुत कुछ मिल जाएगा बॉस, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लिए स्टैटिक पोर्शन में जाके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपने पढ़ा भी होगा स्टैटिक पार्ट में उन सब चीजों को। तो करंट अफेयर्स को डिवोर्स करके नहीं, स्टैटिक से अगर कनेक्ट करके देखेंगे तो बहुत कुछ है पेपर में, और अगर डिवोर्स कर दोगे उस करंट अफेयर्स को स्टैटिक से तो कुछ नहीं है फिर, है ना। चलिए पहले एक टॉपिक देख लेते हैं, अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स। ये कल आया था एंड आई हैव टोल्ड यू कि एक बार पढ़ना है इसको, बाकी अपन कल डील करेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ देखो, एज पर द सेट यस्टरडे का टॉपिक है ये ई वेस्ट रूल्स। क्या है ई वेस्ट रूल्स और क्या क्या पहले थे, क्या अमेंडमेंट्स है, क्या चेंजेस है, एक बेसिक ओवरव्यू लेना जरूरी है। ठीक है। अरेस्टेड आप लीडर्स जैन सिसोदिया क्विट दिल्ली कैबिनेट। ओ सर ये न्यूज है, ये तो डेली आते रहता है। अरे है बाबा, न्यूज है ये जो जैन साहब और ये क्या नाम है सिसोदिया जी, ये अरेस्ट हुए। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि दिल्ली कैबिनेट क्विट कर दिया, मतलब इन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब एक चीज देखना कि इनका कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में इन्होंने एक बात बोली, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कौन से आर्टिकल में है सेल्फ इंक्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है। हैप्पी बर्थडे बन जाएगा अगर यही क्वेश्चन आ गया तो। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कौन से क्वेश्चन, कौन से सेक्शन में है या कौन से आर्टिकल में है। और इससे रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस भी है नार्को वगैरह से रिलेटेड, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो सबको रिलेट करके देखेंगे। तो देख ले, एक छोटी सी न्यूज थी बट उसको कितना बड़ा बनाया जा सकता था। इट्स बेसिकली लाइक ए तिल का तार करना, है ना। चलिए, थम्स डाउन फॉर द एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम। 2017 का स्कीम है एडॉप्ट ए हेरिटेज। इसमें काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है कि कॉर्पोरेट्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। और एक चीज होती है कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे अपना रोल निभा सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है। आरबीआई न्यू पायलट प्रोजेक्ट इन कॉइन वेंडिंग मशीन, ये देख लो। कॉइन वेंडिंग मशीन से रिलेटेड बातें हैं तो थोड़ा बहुत देखना बनता है। पायलट प्रोजेक्ट है, पैसा डालो सिक्का निकलेगा यूपीआई से, QR कोड से। और इसमें CBDC का एस्पेक्ट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है। और एक टॉपिक और है, यहाँ पर मेंशन नहीं है वो टॉपिक। इट्स लाइक कि यूके और स्कॉटलैंड का एक नया डील रिवाइज हुआ है, तो डेट वी हैव टू डू, राइट। चलिए तो पहला देखते हैं हमारे पास क्या, अनपैकिंग द न्यू ई वेस्ट रूल्स। पहले जानो कि ई वेस्ट होता क्या है। वेस्ट तो सुना होगा ना, गार्बेज वेस्ट सुना होगा। तो सर ये ई वेस्ट किस मर्ज की दवा है या किस चीज का नाम है? देखो, ये डिजिटल पेन है, ठीक है। अगर ये खराब होता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल थ्रो इट आउट। तो ये ई वेस्ट हो गया। कंप्यूटर्स खराब होता है, फेंक दे तो क्या होता है, ई वेस्ट होता है। स्मॉल डिवाइसेस, ऑडियो वीडियो, AVs जो होते हैं, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स, सेलफोन, अदर्स में आपके माउस, कीपैड, बहुत सारी 10 तरह की चीजें होती है, छोटी छोटी स्पीकर्स भी होती हैं। ये माइक है, ये भी ई वेस्ट का एक पार्ट है। ठीक है। तो ये सब चीजें ई वेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये नाम याद रखना, ई वेस्ट क्या होता है। ये नहीं कि ई वेस्ट आए और ई वेस्ट में आप कर ही नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली ई वेस्ट होता क्या है। ठीक है। ई वेस्ट में अगर देखोगे तो 2-3 बातें इसमें है जो आपको याद रखने वाली हैं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ना। इनको मैनेज किया जाता है प्रॉपर। इसके लिए एनवायरमेंट लॉ में भी पढ़ोगे बहुत कुछ जब लॉ स्कूल में जाओगे तो। चलिए उतना डिटेल में नहीं जाना है हमें अभी हमें क्या पढ़ना है कि ई वेस्ट रूल्स क्या होता है। 2012 में इफेक्ट में आया था। 2012 में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि अगर वो वेस्ट जनरेट करवा रहा है तो उसको मैनेज भी करवाए, है ना। जैसे होता है ना कि गार्बेज मैनेजमेंट होता है हर स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर विलेजेस में गार्बेज मैनेजमेंट होते हैं। दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो आप कूड़े के पहाड़ से बड़े फेमिलियर होगे। ठीक है। तो वैसे ही है, गार्बेज मैनेजमेंट होता है। तो वैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो 2012 में आया। अच्छा, नया क्या हुआ है इसमें, 2022 का ई वेस्ट रूल्स। तो इसको भी देख लेना, इसमें क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, थोड़ी बहुत चीजें इसमें हम एक ओवरव्यू के तौर पे देखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अंडर EPR कंप्लायंस, माय बैड, यस, अंडर EPR कंप्लायंस, EPR मतलब एक्सटेंडेड, ये वेस्ट वाले जो मैनेजमेंट करते हैं वो, प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल। मैंने यहाँ पर क्या बोला था, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। EPR तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको मैनेज भी करवाए। देयर आफ्टर ई वेस्ट रूल 2006 को 2018 में अमेंड किया गया, जहां पे ऑथराइजेशन दिया गया कि प्रोडक्ट जो बनाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो ई वेस्ट को मैनेज करे। ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। अ न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स वर फर्दर नोटिफाइड इन 2022 और 1 अप्रैल 2023 को नया जो रूल है वो एनफोर्स में आ जाएगा। तो ये बातें याद रखना, ये तो कल भी बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से एक नया ई वेस्ट रूल्स रोल आउट कर देगा मार्केट में। ठीक है, दीज रूल्स हाईलाइट द ईपीआर फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट, उनका ट्रांसफर, डिसमेंटिंग, रिफर्बिशिंग और क्या क्या चीज 10 तरह की चीजें होती है, उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कंपोनेंट, हर चीजों का, माइक्रो मैक्रो, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर कहीं माउस तोड़ के देखना कभी, ठीक है, माउस तोड़ोगे ना तो वो कभी, जैसे इस पेन को ही अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये तो छोटा पार्ट निकलेगा, कुछ बड़ा पार्ट निकलेगा, तो माइक्रो मैक्रो हर तरह के पार्ट्स होते हैं। उसमें भी रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव कैसे होगा, कभी फ्रिज को तोड़ के देखना, उसके अंदर जो गैस होता है दैट इज वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट वहां से निकलते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल सप्लाई कैन बी बाइफर्केटेड इन 2 कैटेगरीज, एक कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कंज्यूमर, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, जस्ट लाइक कि दिस फोन, ठीक है, ये फोन, ये मैं यूज कर रहा हूं, आई एम द कंज्यूमर ऑफ दिस फोन। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिकल, जो अब ये फोन टूटता है या इसका कुछ भी होता है, इसको अगर हम बाहर फेंकते हैं तो डेट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद इट। और दूसरा है आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं इसके अलावा। स्टोरेज ऑफ ई वेस्ट को कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर रिसाइकल करेगा, रिफर्बिश करेगा, वो स्टोर करेगा ई वेस्ट कितने पीरियड तक के लिए, 180 दिन के लिए बस। आप 180 दिन तक के लिए प्रोड्यूस उसको रख सकते हो, बाकी आपको उसके बाद उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। ठीक है, सीपीसीबी के हिसाब से पावर टू एक्सटेंड है 365 डेज स्पेशली फॉर रिसाइकलिंग और रीयूज द ई वेस्ट। अगर मान लो आपको रिसाइकल करना है, रीयूज करना है, तो आप 365 दिन, अगर ऐसे ही अपना चुल के लिए रखना चाह रहे हो तो 180 डेज मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे। ये बी लाइक मनी सोच रहे क्या हो गया है ना, अचानक से रिजाइन करना पड़ गया। चलिए, और ये सोच रहे हैं भाई जैन साहब कि क्या कर सकते हैं। चलिए, अरेस्टेड आप लीडर्स जैन सिसोदिया क्विट दिल्ली कैबिनेट, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, कल शाम को ही किया था रिजाइन से, यस। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो इसमें एक चीज देखनी है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वी डोंट नीड टू गो इनटू द पॉलिटिक्स एंड ऑल। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका जो पिटीशन है इसको अवॉइड करे, इसको डिस्पोज ऑफ किया है कि नहीं अभी हम नहीं सुनेंगे, आपकी 5 दिन की कस्टडी है, आप पहले वो कंप्लीट करो। इन्होंने एक पॉइंट बोला कि सर मेरे पास ना एक राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, द कोर्ट हैड रिजेक्टेड सिसोदियाज आर्गुमेंटेशन दैट ही हैड अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो पहले समझते हैं कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, एक बड़ा प्यारा आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता है, या कह लो पार्ट 5, पार्ट 5 नहीं बोलेंगे, अमेंडमेंट 5 बोलते हैं, अमेंडमेंट 5, 5th अमेंडमेंट। कभी अंग्रेजी मूवी देखी होगी तो उसमें आता है, बाय 5th अमेंडमेंट आई होल्ड द राइट नॉट टू से अगेंस्ट माई सेल्फ। वैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 होता है कि कोई भी मेरे अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए मुझे ही फोर्स नहीं कर सकता। यू कैन नॉट फोर्स मी कि आप इसमें आप अपने अगेंस्ट जा करके बयान दो। तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है एक काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि इसमें आपको खुद के अगेंस्ट फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप बयान दो या कुछ भी बोलो। तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। खैर, ये चीज जो है एक बार पहले भी आई थी, लास्ट ईयर एक केस आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, केस का नाम था निकेश ताराचंद। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी जो है इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, और इसमें जो मेंशन है वो पुलिस ऑफिसर के लिए है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी रिजेक्ट किया कि भाई वो पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना है, यहाँ पर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं आता है आपका। और यूएस में ये चीज 5th अमेंडमेंट से आती है, तो इट इज अ फंडामेंटल राइट, अब याद रहना चाहिए ये। अच्छा, तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो मतलब अगर नार्को किया जाता है उसमें भी तो पूछ लिया जाता है, तो तुम बता देते हो तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया जाता है। नहीं, एक केस आया था, इसका नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में इंटरेस्टिंग यही हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो कि हाँ आप नार्को कर सकते हैं, बट वो कंसेंट वगैरह की बातें हुई, देयर वर ग्राउंड्स ऑफ नार्को एनालिसिस। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली कि जब आप वो एविडेंसेस ले रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट यूज दैट एविडेंस इन द प्रोसीडिंग। आप एविडेंसेस कलेक्ट करने में और बाकी सब चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, बट आप आगे जाकर के मतलब ये नहीं कर सकते कि सर इसने तो खुद ही बोल दिया है तो अब तो सजा दे दो। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस केस में क्या बोला गया था। ये नहीं कि अगर आया कि इसमें राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन नार्को में अप्लाई, तो नहीं, वहां भी नहीं होता ये चीज, क्योंकि आप कभी भी यूज नहीं करते हैं एविडेंस, यू यूज इन कंप्लीटिंग द केस,
नॉट इन यूजिंग दैट पर्सन अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि अब उसको खुद के ही अगेंस्ट यूज कर दिया, पूछ लिया कि हाँ बताओ तुमने खून किया था, हाँ हाँ सर किया था मैंने, ऐसा नहीं होता है। नार्को में क्वेश्चंस बहुत ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर मान लो किसी ने नार्को में कह दिया कि हाँ सर मैंने खून किया था, अच्छा नाइफ से किया था, हाँ वो नाइफ कहाँ पे है, सर वो गार्डन में छिपा रखा है। अगर वो नाइफ गार्डन में मिलता है तभी वो एविडेंस मान्य होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर लीगल रीजनिंग में भी क्वेश्चन घूम फिर के आता है तो ये नहीं कि हैप्पी बर्थडे मनाना है, वहां पर भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 फंडामेंटल राइट। सब बता ही दिया, अभी जस्ट बताया है 20 क्लॉज 3 ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट में आएगा। और फंडामेंटल राइट के रेमेडीज कहाँ है बॉस, जल्दी सोचो और 1 सेकेंड में आंसर करो। फंडामेंटल राइट्स के रेमेडी है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 क्या बोलता है, रिट्स के बारे में, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, कोवरेंटो, इन सब के बारे में बात करता है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 तो यहाँ पर जाएगा ही आराम से, इन्होंने इसी का यूज किया, रेमेडीज मांगा 32 के अंदर कि सर ये तो मेरा राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ सुप्रीम कोर्ट है, बेटा नहीं राइट तुम्हारा नहीं है। यहाँ पर ईडी इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, निकेश ताराचंद में बता चुके हैं हम, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर ये चीज लिखा भी हुआ है, द राइट ऑल्सो इंश्योर्स दैट पुलिस कैन नॉट कोर्स एनीवन टू कन्फेस टू अ क्राइम एंड ऑब्टेन अ कन्विक्शन बेस्ड ऑन दैट कन्फेशन। आप बस एविडेंसेस लीड करवा सकते हो, बैक्स यू कैन नॉट यूज। ठीक है, एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघाड़ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था दैट ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर्स एंड थंब इंप्रेशन वुड नॉट वायलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड। ये क्यों किया था, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर डीएनए टेस्टिंग होगा, डीएनए कैसे टेस्ट होगा, या तो हेयर से एक सैंपल लिया जाएगा, थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, नेल्स लिए जाएंगे, स्किन का वो एक पार्ट लिया जाएगा, ताकि हम चेक कर सके कि भाई साहब आप डीएनए आपका मैच करवा सके। तो वो कहोगे सर वो भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आ जाएगा कि अगर मान लो कि लेट सपोज कि आई हैव डन अ मर्डर, ठीक है, और उस मर्डर प्लेस पे मेरा कोई सर का बाल गिर गया है, ठीक है, अब पुलिस क्या कर रही, उस पुलिस को हेयर मिला, वहां पे हेयर एज अ सैंपल एविडेंस मिला कि ये हेयर है, अब हेयर चेक कराओ किसकी, कहीं से कहीं मेरा नाम आ गया, तो पुलिस अब बोलती है कि ठीक है हमें तुम्हारा हेयर चाहिए इस डीएनए से मैच करवाने के लिए। अगर ये मैच करता है तो यू वर द पर्सन हु वर प्रेजेंट एट दैट टाइम एट दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ऑफेंस। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो रहा है सर, मेरा तो फंडामेंटल राइट है, नहीं, इट इज नॉट अ सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, काठी कालू ओघाड़ वर्सेस काठी कालू ओघाड़ का केस याद रखो, स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस था। द कोर्ट डिस्टिंग्विशेस टू बी अ विटनेस फ्रॉम फर्निशिंग एविडेंस। बहुत डिफरेंस होता है विटनेस होना और फर्निशिंग एविडेंस। एविडेंस निकालो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट बी अ विटनेस इन योर ओन। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ब्रॉड किया इस पैरामीटर को, कहा कि हैंडराइटिंग सैंपल्स टू इंक्लूड वॉइस सैंपल्स। ठीक है, हैंडराइटिंग और वॉइस सैंपल्स भी 10 तरह की चीजें होती हैं नार्को में। नार्को डीएनए एलबी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, कंसेंट ऑफ अक्यूज्ड हाउएवर ऑब्टेनिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम द अक्यूज्ड इज परमिटेड। डीएनए सैंपल परमिटेड है, ये सब करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट लीडिंग एविडेंसेस होने चाहिए, उसके लिए आपको प्रूफ मिलना चाहिए। वो गार्डन वाला एग्जांपल याद रखो, अगर गार्डन में ही चाकू मिला तो समझो तुम ही हो, ठीक है, नहीं तो अभी और देखिए, अभी और बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ मिलेगा, है ना। चलिए, ए थम्स डाउन फॉर अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, अपनी धरोहर अपना पहचान। देखो इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट ना बड़ा इंटरेस्टिंग। कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज जानते ही होगे कॉर्पोरेट्स, तो कॉर्पोरेट्स का रोल केवल बिजनेस मेकिंग नहीं होता है सोसाइटी में, दे हैव अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, जिसे हम कहते हैं CSR। CSR टीम्स भी होती हैं कॉर्पोरेट में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ने कहा कि आपने जो ये मतलब हेरिटेज स्कीम के अंदर आप एडॉप्ट कर लिए हेरिटेज स्कीम्स को, हेरिटेज साइट्स को, ताकि आप मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो ये इंटेंशन था और 2017 में ये चीज आया था। और आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखने इसमें वो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, प्राइवेट फर्म्स ये सब पता ही है। अच्छा, इन्हें बोला क्या जाएगा जो एडॉप्ट करेंगे, मोन्यूमेंट मित्रास, ये नाम याद रखना, मॉन्यूमेंट के मित्र, ऐसे याद रख सकते हो, मॉन्यूमेंट का मित्र। और ये एडॉप्शन ऑफ 500 प्रोटेक्टेड साइट्स बाय अगस्त 15, ये टारगेट है कि 500 प्रोटेक्टेड साइट्स CSR के अंदर आ जाए। ठीक है, मॉन्यूमेंट मित्रास। ठीक है, और ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, टू बी प्रिसाइज वर्ल्ड टूरिज्म डे 17-27 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था। हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट कैटेगराइज है ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, 3 कैटेगरी याद रखना। कैसे कैसे होता है फुटफॉल, देखो अगर मान लो बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो ग्रीन कम, तो ब्लू, उससे कम तो ऑरेंज। फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट एंड ताजमहल आर ग्रीन, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, वाइल कोटला फिरोज शाह कोटला कितने लोग आते हैं, तो ऑरेंज, वो थोड़ा कम है या बहुत कम है, ये रख लो। जहां लोग फ्रिक्वेंटली ज्यादा जाते हैं, जैसे दिल्ली में ले लो, लोग पुरानी दिल्ली बहुत ज्यादा जाते हैं, अगर फॉरेनर्स है तो पुरानी दिल्ली जाएंगे,
बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में भी घूमने के लिए, रेड फोर्ट जाएंगे, फिर आप ले लो हुमायूं टॉम जाते हैं लोग, है ना, हुमायूं टॉम तो दिल्ली वाले भी चले जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना इसमें कि 3 कलर्स याद रखो कि ये कौन कौन से 3 कलर हैं, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, अकॉर्डिंग टू द टूरिस्ट फुटफॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब जहां पे मॉन्यूमेंट्स आए मतलब एएसआई आएगा। ठीक है, तो एएसआई को थोड़ा बहुत देख लेते हैं किसका है। तो ये किस मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है 1861 में ये बनाया गया था भाई अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, याद रखना। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1861 में एएसआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये 2-3 बातें याद रखो, स्टैटिक का पोर्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो इंपॉर्टेंट हो भी जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद है ये जो एएसआई है उसके अंदर 2-3 वो गवर्न होता है एम अमासर एक्ट के थ्रू। अमासर एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये अमासर एक्ट है 1958 का। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958, इसके अंदर ये गवर्न होता है। ये एक और चीज को गवर्न करता है, इसका नाम है एंटिकेट्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, चलिए पब्लिकेशंस एएसआई क्या क्या करता है, एपिग्राफिया इंडिका, एंशिएंट इंडिया एंड इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू। कभी गलती से आ गया ना क्वेश्चन की हु पब्लिशेस एपिग्राफिया इंडिका, तो एएसआई तो नहीं मार के आओगे पक्का, कुछ ना कुछ अल्टर ही मार के आओगे। तो बेटर है कि ये तीनों देख लो, एपिग्राफिया इंडिका, एंशिएंट इंडिया एंड इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू। ये कौन पब्लिश करता है, तो एएसआई करता है सर पब्लिश। नाउ ये नया पायलट प्रोजेक्ट है आरबीआई का, कॉइन वेंडिंग मशीन, है ना। एक गाना आया था काफी टाइम पहले, जूते दो पैसे लो, याद ही होगा सबको, है ना, नहीं याद है तो देख लेना, सलमान खान की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद ये क्या है, क्यूआर दिखाओ पैसे लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूआर दिखाओ पैसे लो क्या चीज होगा देखते हैं। ये भले पायलट प्रोजेक्ट है आरबीआई का। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। इसमें क्या है कि मशीन क्यूआर कोड लगा होगा, ठीक है, क्यूआर कोड लगा होगा, आपको जितने का सिक्का चाहिए क्यूआर कोड स्कैन करो, भाई साहब हमको 10 सिक्के चाहिए, 10 दे देगा वो वेंडिंग मशीन, है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन होते ही कई कई जगह पे। अच्छा, अकाउंट यूजिंग यूपीआई, है ना, डेबिट हो जाएगा यूपीआई से आपके, क्यूआर कोड से अपना आराम से मस्त वो सिक्का निकाल लो और चलते बनो। तो सिक्के की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पायलट इनिशियली 19 लोकेशंस में चलेगी, 12 सिटीज में, और अभी भी ये सीबीडीसी पे ये पायलट प्रोजेक्ट में चला रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे, कि ये कोड के ऊपर करेंसी चलाने की सोच रहे हैं ये लोग। वही पायलट प्रोजेक्ट है, दिसंबर में स्टार्ट किया था। ये फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स की जगह पे आप, होता है ना कि बैंक नोट दे करके फिर सिक्के लेते हो, नहीं, आप क्यूआर कोड लगाओ मशीन पे, मशीन आपको सिक्के दे देगी, सिंपल एज इट इज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये अगर आए तो भूलना मत। नाउ विंडसोर फ्रेमवर्क, ये डिवाइस किया है फ्रेमवर्क यूके ने, और ऋषि सुनक दिख रहे हैं अभी इमेज में, तो देखते हैं क्या क्या है ये फ्रेमवर्क। यूके गवर्नमेंट रीच्ड अ लैंडमार्क डील विद द यूरोपियन यूनियन नोन एज द विंडसर फ्रेमवर्क ऑन पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड रूल्स दैट विल गवर्न नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड को गवर्न करने के लिए इन्होंने किया है, इट वाज नॉट स्कॉटलैंड, माय बैड, नॉर्दर्न आयरलैंड को गवर्न करने के लिए किया है। अब है कि विंडसर फ्रेमवर्क जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिवाइज करेगा। तो क्या है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, पहले तो वो जान लो, उसके बाद फिर हम विंडसर पैक्ट पे आएंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड एक ब्रिटिश रूल प्रोविंस है एंड पार्ट ऑफ द यूके, तो पता ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दैट शेयर्स अ लॉन्ग पोरस बॉर्डर्स विद आयरलैंड, अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर हैं, पता होगा ये, क्योंकि G20 का पार्ट है ईयू, और ईयू के टोटल 20 ऐसे कंट्रीज हैं जिसके सेम करेंसीज है। एक बार क्रॉस चेक करना, इट माइट बी 19 और 20, क्योंकि वेबसाइट पर कभी कभार वो डेविएट दिखता है। अगर यूरोपियन यूनियन के देखोगे तो 19 या 20 दिखेंगे, तो ये चीज देखनी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड ओवर द ओपन बॉर्डर विद ब्रिटेन लेफ्ट विद द ईयू वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट। अब देखो जहां पर बॉर्डर अपार्ट है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है ट्रेड का। प्रोटोकॉल इज अ पार्ट ऑफ ब्रेक्जिट डील विच सेट्स नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रेड रूल्स, तो उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रेड रूल्स बना था। अब ईयू ने क्या किया, इसको रिवाइज करने के लिए बात की है कि भाई साहब अब हम नया करेंगे, फीचर्स ऑफ विंडसर फ्रेमवर्क लाएंगे। अब विंडसर फ्रेमवर्क है क्या, द फ्रेमवर्क हैज 2 क्रूशियल एस्पेक्ट्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ 2 लेन सिस्टम। इसने कहा कि स्टॉरमॉन्ट ब्रेक 2 लेन सिस्टम लाएंगे हम, जिसे हम कहेंगे स्टॉरमॉन्ट ब्रेक्स, और 2 कौन से हैं, ग्रेट गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन डेस्टिन फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड विल ट्रैवल थ्रू ग्रीन लेन। ग्रेट ब्रिटेन से अगर आपको नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए गुड्स भेजना है तो ग्रीनलैंड विद अ सेपरेट रेड लेन फॉर द गुड्स एट रिस्क फॉर मूविंग ऑन टू द ईयू। जो रिस्क होंगे उनको रेड लेन पे, नहीं तो ग्रीन लाइन पे। प्रोडक्ट्स कमिंग इनटू नॉर्दर्न आयरलैंड थ्रू द ग्रीन वुड सी चेक्स एंड पेपर वर्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, मतलब ट्रेड इजी करने की चाह रहे हैं, पेपर वर्क कम कर देंगे। रेड लेन स्टिल भी सब्जेक्ट टू चेक्स, रेड लेन पे सब्जेक्ट होगा क्योंकि ईयू के अदर बॉर्डर से भी होके आएगा वो। बैन्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक चिल्ड सॉसेजेस entering Northern Ireland from Great Britain would be removed.
तो चिल्ड सॉसेजेस के ऊपर बैन था, अब ये बैन हटा दिया गया, ये देख लेना, एक पता नहीं कहीं से आ जाए एग्जाम में। नॉर्दर्न आयरलैंड वुड ऑल्सो नो लॉन्गर हैव टू फॉलो द सर्टेन ईयू रूल्स, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ब्रिटेन पार्ट नहीं है ईयू का और आयरलैंड पार्ट है, तो इस फ्रेमवर्क के बाद से आयरलैंड पे भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएगा, जिनका 3% लेस वैट होगा। स्टॉर्म ऑन ब्रेक क्या होता है? अंडर दिस द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली कैन अपोज न्यू ईयू गुड्स रूल्स दैट वुड हैव सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग एफर्ट्स ऑन एवरीडे लाइफ इन नॉर्दरलैंड। देखो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड पे भाई ठंडा जगह है, तो गुड्स के ऊपर एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो वो वहां पे अपोज कर पाएगा यूके कुछ गुड्स को, ग्रेट ब्रिटेन से ले सकता है डायरेक्टली, तो ये सब बातें हैं। The break cannot be used for trivial reasons for reserve significantly different rules. Once the UK tells the EU the break has been triggered, the rule cannot be implemented. It can only be applied if the UK and EU agrees. क्योंकि दो अलग अलग हैं, ब्रेग्जिट यूके जो है पार्ट नहीं है ईयू का, तो वहां से थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब यूके जब पार्ट नहीं है भाई साहब, तो उसको थोड़ा बहुत उसके कंप्लायंस में करना पड़ेगा, तभी वो ट्रेड कर सकता है। नाउ we have the two most important topics that should not be missed. It is India's democracy diminished and declining और on regulating online sale of drugs। बस एक बार देख लेना, एक देखने लायक टॉपिक ये। चलिए क्वेश्चंस देखने हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर नाउन्स कॉल्ड? ये शशि थरूर के आर्टिकल से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये आना चाहिए यार, ये नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओमनास्टिक्स है इसका आंसर। वैसे T20 वर्ल्ड कप और दिस ईयर मोस्ट वैल्यूएबल टीम, ये है आपके दीप्ति शर्मा इज नॉट, Rodriguez is not, Radha Yadav or Richa Ghose. Third is EPR in the context of e-waste management, extended producer responsibility, अभी just देखा है। What is the historic event does India's National Science Day commemorate? ये आपको मिल जाएगा रमन इफेक्ट। What is the first arms control treaty? ये हमने कल देखा है, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी यूएस और रशिया का। इसका आंसर वैसे ABM है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972, पहला यही था सॉल्ट वॉल्ट के बाद। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स थे, एंड आई होप इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन एंड डू फॉलो अस ऑन दीज चैनल्स फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।